नमस्कार साथियों, मैथ्स समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज ही हमने अध्याय 6 कक्षा 8वीं का जो सांख्यिकी पाठ है उसका भाग 2 हमने देखा। उसमें हमने माध्यिका और बहुलक के बारे में सीखा। आज हम उस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं फिर से, और आज हम भाग 3 देखते हैं। और इस भाग में हम समझेंगे पाई चार्ट या वृत्त चित्र किसे कहते हैं। पाई चार्ट या वृत्त चित्र किसे कहते हैं, इसे आप लोग आए दिन अखबारों में, पत्रिकाओं में, या फिर विशेष रूप से क्रिकेट का मैच जब हो रहा होता है तो आप इस पाई चार्ट या वृत्त चित्र को देखते हैं। तो इस पाई चार्ट या वृत्त चित्र में, जैसा कि वृत्त शब्द आया है, आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, एक ग्राफीय प्रदर्शन है। समझिए, आंकड़ों का प्रदर्शन है ये ग्राफीय प्रदर्शन का एक तरीका होता है। ठीक है। अब आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी चुनाव में, मान लेते हैं 5 उम्मीदवार थे, किसी चुनाव में 5 उम्मीदवार थे और उनको जो वोट मिले, उन वोटों को जो है एक वृत्त के दायरे में जो है प्रदर्शित किया गया है। उम्मीदवारों के नाम मान लीजिए A, B, C, D और E हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं A उम्मीदवार को जो वोट मिले वो इतनी जगह घेरता है। ठीक है। A उम्मीदवार को इस वृत्त के दायरे के भीतर इतने स्थान के बराबर वोट मिले। उम्मीदवार B को यहाँ से लेके यहाँ तक इतने स्थान के बराबर वोट मिले। उम्मीदवार C को इतने वोट मिले। उम्मीदवार D को इतने वोट, और उम्मीदवार E को जो है इस दायरे के भीतर के क्षेत्र के बराबर वोट मिले। ये आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए ये वृत्त चित्र आपको दिया हुआ है और ये प्रश्न किया जाता है कि एक चुनाव में 5 उम्मीदवार थे और उन उम्मीदवारों को जो प्राप्त मतों की संख्या है उसको वृत्त चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चित्र देखकर बताइए कि चुनाव में सबसे कम वोट किसे मिले। तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है। हम इस वृत्त को देखते ही हम देखेंगे कि किस उम्मीदवार के नाम के साथ जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वृत्त के दायरे के भीतर वो सबसे कम है। तो देखिए C का जो ये क्षेत्र है जो कि उसके वोटों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ये सबसे कम है। तो हम बिना कुछ कैलकुलेशन किए, बिना कुछ देखे, हम एकदम देखते ही बता सकते हैं कि उस चुनाव में सबसे कम वोट किसे मिले, C उम्मीदवार को मिले। अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उस चुनाव में विजयी कौन हुआ, तो किसी चुनाव में विजयी कौन होता है, जिसको सबसे अधिक मत मिलते हैं। तो इस चित्र को देखकर सबसे बड़ा क्षेत्र किसका दिख रहा है, A का या B का या D का या E का। तो स्पष्ट दिख रहा है सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, B का। तो इस चुनाव में जीत किसकी हुई, B की हुई। और आपसे अगर ये पूछे कि इस चुनाव में जो दूसरे स्थान पर था वह अभ्यर्थी कौन था, तो दूसरे स्थान पर B के बाद किसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, A का। तो ये जो है इस चुनाव में जो है दूसरे नंबर पर था। ये कौन था, दूसरे नंबर पर था। इस प्रकार वृत्त चित्र की सहायता से हम आंकड़ों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं और साथ ही साथ हम जो है सिर्फ देखकर ही, बिना किसी प्रकार की गणना किए हुए जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इतना ज़्यादा उपयोगी होता है वृत्त चित्र या पाई चार्ट। ठीक है। तो ये एक उदाहरण था। इस उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक उदाहरण और बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है 50 ओवर का, और आपको जो है टीवी देख रहे हैं और टीवी में कमेंट्री के दौरान मान लीजिए एक ग्राफ आता है, एक वृत्त चित्र आता है, और 50 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम के रन बनाने की रफ्तार के बारे में बता रहा है। ठीक है। 0 से 10 ओवर के बीच ए क्षेत्र से प्रदर्शित है, 10 ओवर से 20 ओवर के बीच
बी क्षेत्र से प्रदर्शित है बने हुए रन 20 ओवर से मान लेते हैं 30 ओवर के बीच जो रन बने उसको सी से प्रदर्शित किया गया है, 30 से 40 ओवर के बीच डी से प्रदर्शित किया गया है और 40 ओवर से 50 ओवर के बीच जो रन बने उसे मान लेते हैं ई क्षेत्र से प्रदर्शित किया गया है और ये कुछ इस प्रकार है, मान लेते हैं ये ए अर्थात 0 से 10 ओवर के बीच इतने क्षेत्र के बराबर जो है रन बने उस टीम के द्वारा बनाए गए। ठीक है, ये बी क्षेत्र है अर्थात 10 ओवर से 20 ओवर के बीच बने हुए रनों को इतने क्षेत्र से दिखाया जा रहा है। ये सी क्षेत्र है, माने 20 ओवर से 30 ओवर के बीच जो रन बने उससे बताया जा रहा है। और ये डी क्षेत्र है अर्थात 40 ओवर से 50 ओवर के बीच रनों को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र। और ये ई क्षेत्र है जो कि 30 से 40 कर दीजिए, 30 से 40, और ये 40 से ई क्षेत्र जो है 40 से 50 ओवरों के बीच बने हुए रनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसे आप देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि सबसे अधिक रन किस 10 ओवर के दौरान बने, सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है, ये ए क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो ये कब का है, 0 ओवर से 10 ओवर के बीच, माने शुरू के 10 ओवर में सबसे अधिक रन बनाए उस टीम ने और सबसे कम रन कब बनाए, 20 से 30 ओवर वाला जो 10 ओवर था उसमें सबसे कम रन बने। तो इस प्रकार जो है वृत्त चित्र की सहायता से आंकड़ों का अध्ययन जो है अत्यधिक आसान हो जाता है। अब कक्षा 8वीं के सिलेबस में जो है हमको दिए गए आंकड़ों की सहायता से उस आंकड़े के लिए जो है हमें पाई चार्ट खींचना है। ठीक है, तो हमें जो है दिए गए आंकड़े के लिए जो है पाई चार्ट खींचना सीखना है। अभी तो मैंने आप लोग को बताया कि यदि आपको पाई चार्ट खींचा हुआ मिले तो आप उसका अध्ययन किस तरीके से करेंगे, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। अब हम जो है एक उदाहरण के द्वारा पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। तो जैसे कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सा भी प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नावली से ही कोई प्रश्न ले लेते हैं कि एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। दूसरा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न 2, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार का मासिक खर्च निम्नानुसार है। परिवार का कुल आय 12,000 रुपये है और जो मासिक खर्च है परिवार का वो चार्ट में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये मद है अर्थात किस लिए खर्च हुआ और ये खर्च की राशि है। ठीक है, उस मद में खर्च की हुई राशि है। तो मकान किराया, तो इस परिवार ने अपने 12,000 कमाई में से मकान किराए में 1,500 रुपये खर्च किए। ठीक है, फिर भोजन में इसने खर्च किए 6,000 रुपये। ठीक है, शिक्षा पे इसने खर्च किया इस परिवार ने 1,200 रुपये और मनोरंजन में फिल्म देखे होंगे, टाटा इसका रिचार्ज करवाए होंगे 1,800 रुपये और स्वास्थ्य में, ठीक है, बच्चे बीमार पड़े होंगे, बुजुर्ग लोग बीमार पड़े होंगे, 1,500 रुपये इसने खर्च किए। तो मकान किराए पे खर्च 1,500, भोजन पे 6,000 रुपये, शिक्षा पे 1,200 रुपये, मनोरंजन पे 1,800 रुपये और स्वास्थ्य पे 1,500 रुपये उसने खर्च किए। अब इसे पाई चार्ट से प्रदर्शित करना है। तो कितना हो रहा है, 7,500, ये 8,700, ये 9,000, 10,300, रुकिए 1,500, 7,500, 87,000 और ये 3,300।
तो 12,000 रुपये पूरे के पूरे हो रहे हैं। तो 12,000 रुपये उसने खर्च कर दिया। इस परिवार का कोई बचत नहीं, अच्छा परिवार नहीं है, ठीक है। तो 7.5 और 87 और 33 ठीक है। अब इस आंकड़े के आधार पे हमको पाई चार्ट बनाना है। तो अब आप देखिए कि जो हमारा पाई चार्ट रहता है, अर्थात हमारा जो वृत्त चित्र रहता है, उसमें एक वृत्त का प्रदर्शन के लिए एक वृत्त का हम उपयोग करते हैं। अब आप देखिए कि जब इस वृत्त के किसी एक बिंदु से हम घूमकर वापस उसी बिंदु पर आते हैं तो कुल कितना अंश घूम जाते हैं? 360 अंश घूम जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कि वृत्त का ये पूरा भाग कितने अंश को प्रदर्शित करता है? 360 अंश को प्रदर्शित करता है। अब आप लोग समझिए कि इस परिवार की आय कितनी है? 12,000 रुपये है। अब इस परिवार के इस 12,000 आय को हम कहाँ प्रदर्शित करेंगे? इस वृत्त के भीतर ही प्रदर्शित करेंगे, इस वृत्त के बाहर तो कुछ नहीं करना है। अर्थात ये जो 12,000 रुपये है ये कितना स्थान घेरेगा? पूरा 360 अंश का स्थान घेरेगा। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि जो भी ये मद हैं, खर्च के जो मद हैं, उनको हम कहाँ पर दिखाएंगे? इस वृत्त चित्र के अंदर दिखाएंगे और इस वृत्त के बाहर कुछ भी नहीं दिखाना है। तो जो टोटल खर्च है वो कितना हज़ार है? 12,000 है। पूरा कमाते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं। अर्थात ये जो 12,000 रुपये है ये कितना स्थान घेरेगा? 360 अंश। 360 अंश कैसे आया कि हम वृत्त में एक बिंदु से चल के इस पूरे वृत्त के परिधि के साथ साथ होते उसी जगह पे आ जाएं तो कुल कितने अंश का कोण अंतरित होता है? 360 अंश का। अर्थात 12,000 रुपये जो है इस पूरे 360 अंश को क्या करेगा? कवर करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखते हैं कि ये हल हुआ आपको। मैं बहुत इत्मीनान से बताऊंगा आप लोग। देखिए हल, परिवार की मासिक आय, परिवार की मासिक आय बराबर 12,000 रुपये, ठीक है। अब ये 12,000 रुपये जो है कितने अंश के बराबर होगा? यानी कितने अंश के स्थान को घेरेगा? 360 अंश के। तो चूँकि 12,000 रुपये, हमको इस पूरे 12,000 रुपये को कहाँ दिखाना है? पाई चार्ट में दिखाना है। तो अब देखिए मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लिखा है। बहुत कम उम्र में मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चों को सिखाता हूँ, मेरे स्कूल के बच्चों को। तो ये बराबर है जैसा ही है, लेकिन चूंकि ये रुपए है और ये अंश है तो ये बराबर हो नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में साम्यता को दिखाने के लिए, इक्वलिटी को दिखाने के लिए ये 3 लाइन वाले संकेत का उपयोग किया जाता है। ये भी बराबर के जैसा है, लेकिन गणितीय रूप में रुपए अंश के बराबर तो हो नहीं सकता। दोनों तरफ की इकाई जो है एक जैसी होनी चाहिए। इसीलिए क्या है कि इस साम्यता चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो ये 12,000 रुपये जो है कितने अंश के तुल्य रहेगा? 360 अंश के। तो 1 रुपये जो है वो कितने अंश के बराबर होगा? या दूसरे शब्दों में बोलूँ, ये 12,000 रुपये कुल कितना स्थान घेरेगा? 360 अंश स्थान घेरेगा। तो 1 रुपये कितना स्थान घेरेगा? देखो मैं इसको फिर समझाया था आप लोगों को समझने के लिए। ये 12,000 को आप क्या मानिए? 1 गुणित 12 मानिए। ऐसा मान सकते हैं क्योंकि 12,000 एकम 12,000 फिर से वही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 1 रुपये को रखेंगे, ये 1 को रखेंगे तो ये 12,000 जो कि गुणा हो रहा था इस तरफ, ये साम्यता या बराबर के चिन्ह के उस पार चला जाएगा। तो गुणा हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 1 रुपये कितना स्थान घेरेगा? 360 अंश बटे 12,000। 360 अंश बटे 12,000। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ये 0 से 0 कटा और ये 6 छक्के 36, ये 6 दूनी 12, 200 हुआ और 2 तिया 6 और 2 सवम 200। एक बार मैं चेक कर लूँ कितना आया। 6 छक्के 36, ये 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 200 हुआ, 2 तिया 6, 100। तो 3/100 अंश। तो 1 रुपये जो है वो कितने अंश के बराबर स्थान घेरेगा? 3/100 अंश के बराबर स्थान घेरेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे 12,000 रुपये को हम इस
360 अंश के दायरे के भीतर प्रदर्शित करेंगे तो पूरा ये 12,000 रुपये जो है वो कितने के बराबर स्थान घेरेगा? 360 अंश के बराबर। तो 1 रुपये कितने के बराबर? ये 1 गुणित 12 मानेंगे, 1 को यहाँ रखे, 12,000 को पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा? 300 यहाँ गुणा हो रहा था 12,000, इधर आके भाग होगा। 360 अंश बटे 12,000 को हमने हल किया तो हमको 3/100 अंश मिला, माने 1 रुपये जो है अब इस वृत्त के अंदर कितने अंश के बराबर कोण बनाएगा? 3/100 अंश के बराबर कोण अंतरित करेगा या उतना स्थान घेरेगा। तो इसलिए अब एक एक मत को हम लेते जाएंगे। इसलिए पहला मत क्या है? मकान किराया। मकान किराए के कितने रुपए हैं? 1500 रुपये द्वारा अंतरित कोण। कितना कोण? अंतरित माने बना हुआ कोण या घेरा हुआ स्थान, जो भी आप समझ लें। 1 रुपये कितना कोण अंतरित करेगा? यहाँ पर 3/100 अंश के बराबर या 3/100 अंश के बराबर स्थान घेरेगा। तो 1500 रुपये जो कि किसका है? मकान किराए की राशि है, वो कितना स्थान घेरेगा हमको यहाँ पर निकालना है। तो 1 रुपये कितने के बराबर है? कितने के बराबर स्थान घेरता है? 3/100 अंश के बराबर। तो 2 रुपये 3/100 अंश गुणित 2 के बराबर स्थान घेरेगा। 3 रुपये 3/100 अंश गुणित 3 के बराबर। इसलिए 1500 रुपये जो है 3/100 अंश गुणित 1500 के बराबर स्थान घेरेगा। और ये हो जाएगा, हल करते हैं, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 15 तिया 45 अंश, 15 तिया 45 अंश के बराबर स्थान घेरेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? 45 अंश का कोण बनाएंगे। मेरे पास चांदा है बेटा, मैं उपयोग कर देता हूँ। ये चांदा है, ठीक है, ये चांदा है। तो हमारा जो उस परिवार का जो भोजन था वो कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है? 45 अंश का। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो आप कहीं पर भी एक लाइन खींच दीजिए, एक त्रिज्या खींच दीजिए, कहीं पर भी, आप कैसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब हमको पहले मत के द्वारा अंतरित कोण पता लग गया 45 अंश, किसके द्वारा? मकान किराया। तो हमने एक ऐसा करके क्या किया? एक त्रिज्या खींची। अब हम 45 अंश निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो केंद्र बिंदु है ये चांदी का, उसको मैं यहाँ पर रखूँगा और इस लाइन को जो है इस लाइन के ऊपर मैं रखूँगा। तो देखिए मैंने रखा, ये केंद्र बिंदु को यहाँ रखा और ये 45 अंश यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये 45 अंश हुआ, ठीक। तो ये 45 अंश का कोण बना। आप यहाँ पर लिख भी दीजिए 45 अंश और यहाँ पर आप लिख दीजिए मकान किराया, छोटा छोटा, क्या? मकान किराया। क्या किया, समझ गए ना? ये एक रुपये कितना स्थान घेरेगा वो मैंने निकाला। अब हर मत का निकालूंगा। तो पहले मैंने मकान किराए के 1500 का निकाला। 1 रुपये कितना कोण बनाएगा, कितना स्थान करेगा? 3/100 अंश। इसलिए 1500 रुपये जो कि मकान किराए का है कितना करेगा, स्थान घेरेगा? 3/100 अंश गुणित 1500। ये हल किए तो 45 अंश आया। यहाँ मैंने 45 अंश का कोण बना दिया और मकान किराया लिख दिया। अर्थात ये पहला भाग हो गया, मकान किराया इतना स्थान घेरा। अब दूसरा मत भोजन के कितना रुपए है? 6000 रुपये द्वारा अंतरित कोण। पूरा लिखना आप लोग, अंतरित कोण। तो 1 रुपये कितना स्थान घेरता है? 3/100 अंश। तो 6000 गुना, तो 6000 से गुणा कर दिया। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 60 या 180 अंश। तो ये भोजन पे जो खर्च हुआ था 6000 रुपये, वो कितना स्थान घेरेगा इस पाई चार्ट में? 180 अंश। तो जहाँ पर आपने ये वाला जो आपका 45 अंश का कोण बना, अब यहाँ पर हम 180 अंश का कोण बनाएंगे। ये बीच बिंदु को वृत्त के केंद्र पर रखेंगे, इस तरीके से मैंने रखा। अब 180 अंश का कोण माने क्या? सरल कोण। वो कहाँ आ जाएगा? सीधा खिंचा जाएगा। तो ये 180 अंश का कोण हुआ। ये क्या हुआ? 180 अंश का कोण। और ये क्या बना?
भोजन का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ 45 अंश का कोण बना था इस लाइन पे, यहाँ पर मैंने चांदा रख के 180 अंश का क्षेत्र बना दिया, कोण बना दिया। किसके लिए? भोजन के लिए। क्यों? क्योंकि भोजन का 6000 रुपये द्वारा अंतरित कोण कितना निकला है? 180 अंश। अब तीसरा मत शिक्षा के या शिक्षा पर खर्च जो भी लिखिए 1200 रुपये शिक्षा के या शिक्षा पर खर्च 1200 रुपये द्वारा अंतरित कोण बराबर 1 रुपये कितना अंश अंतरित करता है? 3/100 अंश। तो ये शिक्षा पे खर्च 1200 रुपये 3/100 अंश गुणित 1200 के बराबर स्थान घेरेगा या कोण बनाएगा। 0 से 0 कटा, 12 तिया 36 अंश, 12 तिया 36 अंश। अब आप क्या करेंगे? ये जो आखिरी वाली जो लाइन आई है उस पर 36 अंश का कोण बनाएंगे। केंद्र को वृत्त के केंद्र पर रखा, ये देखिए ये केंद्र है चांदी का, मैंने वृत्त के केंद्र पर रखा। ठीक है, और दोनों लाइनों को मिला दिया। ये वाली लाइन और चांदी का जो एज है उसको मैंने किनारे को मिलाया। अब कितने अंश का कोण? 36 अंश का कोण। तो ये 10, 20, 30, 35, ये यहाँ पर आएगा 36 अंश का कोण। ठीक है, 36 अंश का कोण। तो ये यहाँ पर कहीं पर आएगा 36 अंश का कोण। इसको केंद्र से मिला दिया तो ये कितना अंश हो गया? 36 अंश हुआ। और ये 36 अंश स्थान घेरा हुआ मत कौन सा है? शिक्षा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए शिक्षा। ठीक है, अब चौथा मद मनोरंजन, जिस पे कितना खर्च हुआ है? 1800 रुपये। तो लिखो मनोरंजन के या मनोरंजन पे खर्च किए गए 1800 रुपये द्वारा अंतरित कोण। 1 रुपये कितना कोण अंतरित करता है? 3/100 अंश, इसलिए 1800 रुपया कितना अंतरित करेगा? 3/100 अंश गुणित 1800। किस मत का है? मनोरंजन का। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 18 तिया 54 अंश, 18 तिया 54 अंश। अब आप आइए फिर से जो है ये केंद्र को मैं वृत्त के केंद्र पे रखूँगा और इस लाइन को ये चांदी के इस लाइन के साथ जो है मिला दूंगा। और कितने अंश का कोण बनाना है? 54 अंश का कोण बनाना है, 54 अंश। देखिए मनोरंजन के द्वारा अंतरित कोण 54 अंश है, तो 40, 50 या 55 यहाँ कहीं पर आएगा 54 अंश। ठीक है, तो ये 54 अंश यहाँ कहीं आया, मिला दीजिए वृत्त के केंद्र से 54 अंश, यहाँ लिख दीजिए 54 अंश। और ये कौन सा मत था? मनोरंजन। कौन सा मत था? मनोरंजन। ठीक, अब पांचवा वाला जो है वो ऑटोमेटिक बचा हुआ भाग होगा, तो फिर भी कर लेते हैं। तो कितना क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के कितना खर्च हुआ था? 1500 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रुपये 3/100 अंश के बराबर कोण अंतरित करेगा। तो 1500 रुपये, 0 से 0 कटा, 15 तिया 45 अंश। तो ये देखो 45 अंश और 180 अंश, 225 अंश, 225 और 36 261 अंश, 261 अंश और 54 अंश कितना आया? 180 और 45 225, 225 और 30 261 अंश, 261 अंश और 54, 261 अंश और 54 315 अंश हुआ। तो कुल कितना होना चाहिए था? 360 अंश होना था। अब तक 315 अंश घिर चुका है, तो कितना आया? 45 अंश आया। और मैं बोला ना ये बचा हुआ भाग आखिरी मत के बराबर स्थान को ही दिखाएगा। तो वहाँ हमारे कैलकुलेशंस कितना आ रहा है? 45 अंश, और यहाँ भी कितना आ रहा है? 45 अंश। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 45 अंश। और ये किसका था? स्वास्थ्य पे खर्च था, ये स्वास्थ्य कर दीजिए। आप इन कोणों को चाहो तो न लिखो तो भी साफ दिखेगा, लिख दोगे तो और अच्छा है।
तो अब आप देखिए उस परिवार के 12,000 रुपये के पूरे खर्च को मैंने एक पाई चार्ट पे जो है या वृत्त चित्र पे जो है मैंने प्रदर्शित कर दिया है। प्रदर्शित करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये थी। तो हम पहले क्या करेंगे, चूँकि इस पूरे 12,000 रुपये को हम इन मदों के आधार पे इस वृत्त के भीतर के दायरे में पूरी जगह को घेरते हुए जो है प्रदर्शित करेंगे। तो वृत्त के अंदर पूरी जगह अर्थात एक चक्कर के बराबर माने कितना अंश होता है, 360 अंश होता है। तो अब चूँकि इस पूरे 360 अंश में हम 12,000 रुपये को जो है बांटेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, 12,000 रुपये किसके तुल्य होगा, 360 अंश के तुल्य होगा। तो 1 रुपये कितने के बराबर होगा, 360 अंश बटे 12,000। इसको हमने हल किया तो क्या मिला, 3/100 अंश मिला। अर्थात इस पाई चार्ट में इस उदाहरण के लिए 1 रुपये जो है कितना स्थान घेरेगा, अर्थात कितना कोण अंतरित करेगा, 3/100 अंश के बराबर कोण अंतरित करेगा। तो अब हम अलग अलग मदों की जो राशि है उसके लिए अंतरित कोणों के मान निकालते जाएंगे। तो मकान किराए पे खर्च कितना था, 1,500 रुपये था। तो 1 रुपये कितना कोण अंतरित करता है, 3/100 अंश। तो 1,500 रुपये कितना करेगा, गुणित 1,500। 1 रुपये के लिए जितना कोण होता है उसका कितना गुना, 1,500 गुना। हल किए कितना आया, 45 अंश आया। हमने यहाँ पर कहीं पर भी ये शुरुआती लाइन ले सकते थे, लिए और हमने इस पे 45 अंश का कोण बनाया, मकान किराया लिख दिया। अर्थात इतने क्षेत्र में जो है यहाँ से लेके ये इतने क्षेत्र में मकान किराया को प्रदर्शित कर रहा है ये पाई चार्ट। वैसी भोजन के 6,000 रुपये के लिए 180 अंश आया। फिर ये जो लास्ट वाली लाइन थी 45 अंश बनने के बाद वहाँ पर हमने 180 अंश की लाइन कोण बनाया, तो ये इतना भाग भोजन का मिला। फिर शिक्षा के 1,200 रुपये द्वारा कितना अंश कोण बना, 36 अंश का कोण। तो ये जो लास्ट में लाइन बच गई थी उस पर हमने चांदा रख के 36 अंश का कोण बनाया। तो ये जो इतना भाग जो दिख रहा है ये पूरा भाग ये किस पे खर्च होगा, शिक्षा पे खर्च होगा। 36 अंश लिख दिए। फिर वैसे मनोरंजन का 54 अंश हमने यहाँ बना दिया और आखिर में स्वास्थ्य का 45 अंश। इस प्रकार पाई चार्ट बनाया जाता है। जो भी आपको खर्च दिया है या जो भी राशि दी हुई है उसको 360 अंश में बांटना रहता है। तो इकाई का हम मान निकालेंगे और उस आधार पे बाकी मदों को परिवर्तित करेंगे, बाकी मदों के द्वारा घेरे हुए कोण को निकालेंगे, माफ़ कीजिएगा, और इस प्रकार से हम उसको ड्रा करेंगे। इस तरीके से जो है पाई चार्ट बनाया जाता है। तो आप लोगों ने अभी सीखा पाई चार्ट यदि दिया हुआ हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, और अगर हमको आंकड़े दिए हुए हो तो हम इस तरीके से पाई चार्ट बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। और प्रायिकता बहुत लोगों को सालों तक जो है बहुत कठिन टॉपिक लगता रहा है, और मैं हमेशा की तरह उस टॉपिक को भी अगले वीडियो में बहुत आसान बना दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। फिर से मिलते हैं, नमस्कार।